ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय या व्यक्तित्व कृतित्व एवं उनके द्वारा रचित लिखित कहानी खेल कहानी की हम समीक्षा करेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। मनोविश्लेषण इनकी कहानियों में व्यक्ति के मन की जो या व्यक्ति का मन का जो मनोविज्ञान है उसको परखने में इनको सफलता मिली है। तो बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें। उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और जिस कंटेंट की विषय वस्तु की आज हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में गद्य साहित्य नामक जो पेपर है उसमें सम्मिलित है। तो पहले हम आज जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में उनकी द्वारा लिखित कहानी खेल कहानी है उसका कथासार, और फिर उसके उपरांत प्रस्तुत कहानी के जो मार्मिक गद्यांश है, मार्मिक अंश है, उनकी सप्रसंग समीक्षा करेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार जी या जैनेन्द्र का जो जीवन परिचय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के कोड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। इन्होंने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया है और उपन्यास और कहानी नामक गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उनमें खूब लिखा है इन्होंने। एक साहित्यिक विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष के बाद में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया, पाल पोस करके बड़ा किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी, एक आश्रम की, एक गुरुकुल की उन्होंने स्थापना की थी इनके मामा ने। वहीं जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया था। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वे बिजनौर आ गए और 1919 में उन्होंने ये परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, बनारस में हुई थी। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 1923 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया। इसमें इन्हें सफलता भी मिली, परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया
और 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया, छोड़ दिया व्यापार करना। जीविका की खोज में कलकत्ते भी गए, परंतु वहाँ से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया और 24 दिसंबर 1988 को इनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। तो ये इनका थोड़ा सा जीवन परिचय है। अब हम इनका कहानी सृजन को देखते हैं। इन्होंने कई कहानियाँ लिखी है, जिनमें प्रमुख कहानियाँ हैं इनकी तत्सत, अपना पराया, पत्नी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, खेल, एक रात, अपना अपना भाग, वातायन, जाह्नवी, मास्टर साहब, परख, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो कहानी है खेल कहानी का हम सारांश या उसका कथा सार है उसको देखते हैं। ये कहानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर रचित हुई है। इसमें लेखक ने व्यक्ति के अस्तित्व की जो स्थिति है उसको भी साथ साथ में उन्होंने इसकी तरफ भी हमें इशारा किया है कि जीवन क्षणभंगुर है। जीवन की जो क्षणभंगुरता है उसको भी इन्होंने चित्रित किया है कि मनुष्य का जीवन बुलबुले के सदृश है। तो इसका सार देखते हैं। गंगा के निर्जन बालू का स्थल पर बालक मनोहर और बालिका सुरवाला प्रकृति की गोद में क्रीड़ा करते हैं। बालिका सुरवाला गीली मिट्टी से भाड़ बनाती है, वह कुटी बनाती है भाड़ के ऊपर। 7 वर्ष की बालिका और 9 वर्ष के बालक को झगड़ालू मानती है। मनोहर पानी से खेलता है। सुरवाला के हृदय में मनोहर के प्रति दंगा की आशंका भी है कि ये झगड़ालू प्रवृत्ति का है और ये दंगा कर सकता है। साथ ही दया और सहानुभूति भी है उसके प्रति। वह सोचती है कि भाड़ का ऊपरी भाग गर्म होगा तो मनोहर उस पर रहेगा कैसे, आदि आदि उसके मन में क्वेश्चन आते हैं। मनोहर चपलतावश एक लात में भाड़ को फोड़ देता है। सुरबाला रूठ जाती है। मनोहर मनाने का प्रयास करता है। सुरबाला शर्त रखती है कि भाड़ बनाकर दो, कुटी बनाकर दो, आदि आदि सब कुछ पहले जैसा ही मनोहर भाड़ बना देता है, भाड़ का निर्माण कर देता है। गंगा जल से अभिषेक की तैयारी होती है। तभी सुरबाला लात मार करके भाड़ को फोड़ देती है। अट्टास गूंज उठता है। बच्चों के इस खेल से प्रकृति भी आनंद मग्न हो जाती है और गंगा भी हर्षोल्लास का दिग्दर्शन करती है। तो संक्षिप्त में ये इस कहानी का सार है। अब हम इसके जो मार्मिक अंश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला ये जो मार्मिक अंश है उसको देखते हैं। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालू का स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को एकमात्र आत्मीय बना उससे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति निर्दोष परमात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निवेश निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर जल के तल को छटछटा उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल हो उछल रहा था। बाल का अपना पैर रेत पर जमाकर
और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। तो ये इस कहानी का प्रारंभ का अंश है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की मार्मिक अंश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, पीछे बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, व्याख्या के 4 सोपान हैं जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण, ये कलात्मक सौंदर्य लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत इसका संदर्भ देखते हैं। पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह या कहानी संकलन में संकलित मनोवैज्ञानिक कहानीकार, मानव हृदय का मनोविश्लेषण करने वाले प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद के बाद बहुत एक अच्छे और सुलझे हुए जो कहानीकार हैं, मन के में जो आदमी के कुंठा गिलानी, मन के जो भाव है उनको अच्छी तरह से उनका विश्लेषण करने वाले मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझने वाले कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा विरचित कहानी खेल से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहानी का आरंभिक प्राकृतिक पृष्ठभूमि से किया है, यानी प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किया है, उसी का इसमें चित्रण है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी संध्या का सुखद वातावरण का बहुत ही मनोहारी चित्रण करते हैं। तो संध्या का सुखद वातावरण था, सब और नीरवता छाई हुई थी, मंद मंद प्रकाश फैला था। गंगा के सुनसान किनारे पर बालू बिखरा था, मिट्टी बिखरी हुई थी, बालू मिट्टी। उस मनोहर रेतीले तट पर एक बालक और बालिका संसार के शोर शराबे से दूर बालू और मिट्टी को एकमात्र आत्मीय बनाकर, अर्थात अत्यधिक लगाव रखकर अपने खेल में लीन थे। अपने खेल में वो सक्रिय थे। इन दोनों मासूम बालकों को दीन दुनिया की कोई खबर फिक्र नहीं थी, दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। संध्याकालीन तटवर्ती प्रकृति ईश्वर की इन दोनों विभूतियों को एकटक निहार रही थी। प्रकृति क्या है, इन दोनों बालक और बालिकाओं को निहार रही थी, देख रही थी। उसी समय बालक कहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया, एट दैट टाइम, उसी समय, और उसके द्वारा वह जल के तल पर प्रहार कर उसे उछाल रहा था। बार बार जोर जोर से क्या है, पानी में वो डंडे मार रहा था। दूसरी ओर वह बालिका भी बालू रेत, जो बालू मिट्टी है, को अपने पैर के ऊपर थोप थोप कर एक नई वस्तु, एक आकृति का निर्माण कर रही थी, भाड़ का निर्माण कर रही थी या भाड़ बना रही थी। बालक लकड़ी के डंडे से पानी को छप छप कर उछाल रहा था। पानी से इतना ही टकराने की बेचैनी दिखा रहा था। कहने का भाव यह है कि बालक लकड़ी की डंडी से बार बार पानी को उछाल रहा था। वह उछलता हुआ पानी बार बार आकर उस डंडी से ही टकरा रहा था। अब हम ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। तो पहले इसका सामाजिक विश्लेषण करते हैं। ये व्याख्या का चौथा सोपान है। कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान के आधार पर बाल जीवन की स्वाभाविक मनोवृत्ति, जो मन की
जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्तियाँ होती है, मनोवृत्ति को जहाँ प्रस्तुत किया वहीं पानी के उछाल के माध्यम से ये संकेत किया है कि सामाजिक संबंधों की डोर से एक दूसरे से व्यक्ति बंधा हुआ है। और देखा जाए तो समाज संबंधों का जाल है, यही आकर्षण समाज को दृढ़ता प्रदान करता है। एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो बालक और बालिका आपस में खेल की भावना से खेल रहे हैं। अब साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, कथ्य के अनुरूप, तत्सम शब्दावली से युक्त तो है ही, वातावरण को सकारात्मकता प्रदान करने में सक्षम है, शैली अलंकृत है। और उक्त गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध और लेखक के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इसका दूसरा इस कहानी का दूसरा जो प्रमुख अंश है उसकी हम समीक्षा करते हैं। व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। सुर्रो रानी मूक खड़ी थी। सुर्रो यानी सुरबाला। उसके मुख पर जहाँ अभी तक एक विशुद्ध रस था, वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था। वे किसी एक को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। हा हंत! वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। तो प्रस्तुत गद्यांश का हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित लिखित खेल कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथानक का गुम्फन किया है, कथा का सृजन किया है। 7 वर्षीय बालिका सुरबाला गंगा तट पर बालू का भाड़ बनाकर उसे अपने साथी 9 वर्षीय मनोहर को दिखाना चाहती थी कि देखो मैंने कैसी आकृति बनाई है। सुरबाला ने जो भाड़ बनाया था उसे वह अपनी बहुत बड़ी कलापूर्ण सफलता मान रही थी। तभी अचानक मनोहर आया और उसने बालू से बने भाड़ पर लात मारकर उसे फोड़ दिया उसको। प्रस्तुत अवतरण में इसी बात का भावपूर्ण वर्णन या कलात्मक वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का 3रा सोपान इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार वर्णन करता है कि मनोहर अचानक ही आया और उसने सुरबाला की सारी मेहनत को एक लात मारकर रेत में मिला दिया, भाड़ को फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। मनोहर द्वारा एक का एक लात मारकर भाड़ को तोड़ देने से सुरबाला क्षण भर तक मूक खड़ी रही, मौन खड़ी रही और दृश्य को देख रही थी। जब उसने भाड़ बनाया था तो उसके चेहरे पर बहुत आनंद झलक रहा था। वही आनंद और प्रसन्नता एकदम समाप्त हो गई थी। उसके चेहरे पर एक शून्य फैल गया था। उसने बड़ी कलाकारी से भाड़ की रचना का अनुभव किया था कि मैंने बहुत अच्छा निर्माण कार्य किया है, सृजन किया है, कि उसके सामने साक्षात स्वर्ग का आनंद आ गया था। वह भाड़ उसके उन्हीं हाथों से बनाया था, अर्थात वह उस भाड़ को अपनी विशिष्ट कलाकारी मान रही थी।
एक कलात्मक कृति मान रही थी कि मैंने बहुत अच्छी क्या है एक वस्तु का निर्माण किया है, और उसे मनोहर को दिखाना चाहती थी इस तरह जिस मनोहर को वह अपनी मनोरम एवं स्वर्गीय आनंद प्रदान करने वाली रचना का दर्शन कराना चाहती थी। दुख है कि उसी मनोहर ने अचानक आकर बिना देखे समझे लात मारकर उसे तोड़ फोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। इस बात पर सुरबाला अत्यधिक दुखी हो गई। अब दुख तो होना ही है कि उसने मेहनत करी थी, परिश्रम किया था, और उसका ये नतीजा निकला है। आज यह है कि मनोहर द्वारा भाड़ पर लात मारने से वह टूट गया, इससे सुरबाला को काफ़ी दुख हुआ था। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, वो देखते हैं। प्रस्तुत या उक्त गद्यांश में बालकों का अपना अलग संसार होता है, एक बाल मनोविज्ञान होता है। उन्हें अपने द्वारा खेल में बनाई गई चीज़ से विशेष लगाव होता है। खिलौनों से बच्चों को ज़्यादा स्नेह होता है, ज़्यादा प्रेम होता है, और वे अपनी विशेष रचना मानते हैं। इस अवतरण में बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसी बात का संकेत किया गया है। और उक्त गद्यांश में लेखक ने ये भी हमें इंगित किया है, इशारा किया है कि मनुष्य का जीवन भी भाड़ की तरह है। कुछ समय का ये हमारा जीवन है, जीवन मिलता है, और उसके बाद में ये नष्ट हो जाता है। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा मुहावरेदार और शैली अलंकृत है, और गद्यांश में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे स्वर्गीयता, मनोरमता आदि जो शब्द है वो तत्सम प्रधान है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और लेखक के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला तीसरा जो गद्यांश है, इस कहानी का जो प्रमुख मार्मिक अंश है, उसकी हम समीक्षा करते हैं व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। तो पहले इसको हम पढ़ते हैं। संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या है और सुख क्या है। जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है। इसमें शौक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना उसकी सार्थकता है। जो इतना नहीं समझते वे व्यर्था है। री मूर्खा लड़की तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्म में है, उसी में लीन हो जाने, उसी में लीन हो जाने के अर्थ है रेत का तेरा भाड़। रेत का तेरा भाड़ कुछ था भी, मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में मिल गया। रेत का भांड था और वो रेत में ही मिल गया। अब हम इस गद्यांश की, इस मार्मिक अंश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, तब क्या है हमारे समझ में आएगा। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित रचित खेल कहानी से ये गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या मनोवैज्ञानिक कहानीकार जो व्यक्ति के मन का विश्लेषण करने वाले जो कलाकार हैं, जैनेन्द्र कुमार ने भाड़ के फूटने की घटना को
आधार बनाकर विश्व की स्थिरता के प्रति अपना दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जीवन भी भाड़ के सदृश क्षणभंगुर है। इसका कोई पता नहीं है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो जीवन है वो अनलिमिटेड है। अब हम इसका गद्यांश का भावार्थ है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, क्या कहता है कि मनोहर ने बाल का सुरबाला के द्वारा निर्मित बालू का भाड़ फोड़ दिया। वह उस भाड़ को टूटा हुआ देखकर व्यथित हो गई, दुखी हो गई, उसका दुख बढ़ गया। वहाँ पर उस समय यदि कोई विद्वान व्यक्ति होता तो उस नासमझ बालका को समझाता कि भाड़ का फूटना और टूटना तथा मिट्टी में अपने अस्तित्व को मिला देना कोई विशेष बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। यथार्थ सत्य तो यह है कि अपना जीवन भी भाड़ के तुल्य ही है, भाड़ के समान ही है। भाड़ बालू का बना था, बालू में ही विलीन हो गया। इसमें चिंता की बात ही क्या है? मलाल क्यों करते हो, चिंतित क्यों होते हो? मिट्टी का भाड़ था जो मिट्टी में मिल गया। अरे हमारा शरीर भी तो मिट्टी का है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। भाड़ बालू का बना था, बालू में ही विलीन हो गया। इसमें चिंता की बात ही क्या है? ये सारा संसार ही क्षणभंगुर है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। यह इस संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। जो इस संसार में पैदा हुआ है उसका अंत में उसी में विलीन होना निश्चित है। कहने का तात्पर्य जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसमें कोई सस्पेंस, कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस अटल नियम से व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ नश्वर है तथा ईश्वर के अधीन ही सृष्टि और विनाश है, तब इसमें दुख और सुख क्या है? इसमें शोक और उद्वेग करने की भी क्या आवश्यकता है? लेकिन जीवन एवं जगत, लेखक ने जीवन और जगत की नश्वरता को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि यह सारा संसार जल के बुदबुद के समान है, बुलबुले के समान है, जो क्षण में तो उत्पन्न होता है और क्षण में नष्ट हो जाता है। पानी के बहाव से जल में बुदबुदा उठ जाता है तथा वायु के झोंके से वह बुदबुदा फूटकर पानी में ही विलीन हो जाता है। वह बुदबुदा पानी से बना और उसका अस्तित्व समय पाकर पानी में ही समाप्त हो गया। यही उस बुदबुदे के जीवन की सार्थकता है। जो इतना नहीं समझते उनका जीवन व्यर्थ है। अन्य प्राणियों के समान मानव भी संसार में जन्म लेता है, बड़ा होता है, परंतु अंत में वह इसी संसार में अपने अस्तित्व को खो देता है। मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देना ही अपने जीवन की सार्थकता है। ब्रह्म में, ब्रह्मांड में जीवात्मा या अन्य पदार्थों का मिल जाना, विलीन होना ही उचित है। अंत में क्या है? मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। सुरबाला को लक्ष्य कर लेखक इसी संदर्भ में कहने लगा कि उसने रेत बालू का भाड़ बनाया था। यह काम अपने मनोरंजन के लिए ही किया था। मनोहर द्वारा लात मारने से वह रेत का भाड़ टूटकर यदि रेत में ही मिल गया, जिससे बना था उसी में मिल गया, विलीन हो गया, तो इससे दुख व्यक्त करना व्यर्थ है, क्योंकि यही तो इस संसार का सत्य है। तो लेखक ने जो मनुष्य की जो वास्तविक स्थिति है, हकीकत है, इसको इसमें पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब हम इसका सांस्कृतिक और साहित्यिक विश्लेषण है वो देखते हैं। भारतीय दर्शन एवं पुराणों में संसार को मिथ्या बताते हुए मानव जीवन की तुलना क्षणभंगुर जल के बुदबुदे से की गई है। परमात्मा सारे संसार में और सभी पदार्थों में व्याप्त है। सभी तत्वों में परमात्मा का अंश होने से अंततः वे उसी में विलीन हो जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति एवं लय, जन्म एवं मृत्यु का क्रम बना ही रहता है। जो जन्मा है वो मृत्यु को
अवश्य वर्ण करेगा। इस तरह संसार की क्षणभंगुरता को लेकर व्यक्त लेखक के विचार भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के अनुरूप है। और लिखा भी है कि उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनके तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण अंत में देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल, सुबोध, उद्बोधात्मक, भावात्मक और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।